हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जुडिशियल रिव्यूज की क्लास नंबर 2 है स्टूडेंट। ये क्लास नंबर 2 है स्टूडेंट इसकी। तो आपने पहली क्लास में देख लिया होगा कि क्या होता है, कैसे कंफ्लिक्ट चल रहा है। फिर नेहरू जी का, बी आर अम्बेडकर या फिर 31A 31B 9 शेड्यूल, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। और अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं इसका, तो पहले पार्ट 1 जरूर देखना, मतलब क्लास 1 इसकी जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगी। अब आज कुछ क्यों केसेस करेंगे स्टूडेंट अपन। तो आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट। चलिए, अब इवोल्यूशन कैसे हुआ जुडिशियल रिव्यू का, केस बाय केस देखते हैं। तो सबसे पहला केस देखना, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। कब का केस है? 1951 का। किसके बीच में? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखिए स्टूडेंट, इसका अपन को ओनली कॉन्टेक्स्ट जानना है, उसके पीछे की रामायण अपने को नहीं जाननी होगी, पूछेगा भी नहीं आपसे। आपको बस ये चीज पता होनी चाहिए, अगर आप मेंस का पेपर लिख रहे हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं शंकरी प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसकी कहानी लिखने की जरूरत नहीं कि क्या हुआ था। समझ गए? अब इसमें क्वेश्चन क्या उठा? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया है 1951 में, क्या था? 31A 31B और 9 शेड्यूल क्या वैलिड है? इस पे क्वेश्चनिंग करी गई, क्या ये वैलिड है? कि क्वेश्चन डज आर्टिकल 13 लिमिट पार्लियामेंट पावर अंडर आर्टिकल 368, या डज आर्टिकल 13 लिमिट्स करता है पार्लियामेंट की पावर को अंडर आर्टिकल 368? क्या पार्लियामेंट की पावर को लिमिट करता है 13? जजमेंट। अब इसका जजमेंट क्या है कि बोलता है आर्टिकल 368 इज ग्रेटर देन आर्टिकल 13। इन्होंने क्या जजमेंट दिया स्टूडेंट? याद रखना कि आर्टिकल 368 ग्रेटर देन आर्टिकल 13, मतलब आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कोई भी कानून बनाया जा सकता है, चाहे जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। समझ गए स्टूडेंट? तो जजमेंट क्या है? 368 ग्रेटर देन 13, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1915 हेल्ड वैलिड। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसको वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया स्टूडेंट। क्या डिक्लेयर कर दिया गया? वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। अब इन्होंने रीजन क्या दिया उसका? रेशियो डिसेंडाई, मतलब रीजन क्या दिया? इन्होंने बोला जो लॉ अंडर आर्टिकल 13 वो ऑर्डिनरी लॉ के लिए है। किसके लिए? ऑर्डिनरी लॉ के लिए, कोई भी छोटा मोटे कानून के लिए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है। बट जो अमेंडमेंट अंडर 368 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए है। तो इसलिए कोई कंफ्लिक्ट ही नहीं है। भाई 13 तो ऑर्डिनरी लॉ की बात कर रहा है, 368 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर रहा है। तो जब दोनों की चीज ही अलग अलग है तो लड़ाई किस बात की? समझ में आया स्टूडेंट? आर्टिकल 13 और 368 में शंकरी प्रसाद यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया का केस जो कितना इजी है ना, मतलब कि उन्होंने ये चीज बोल दी कि 13 भैया ऑर्डिनरी लॉ की बात कर रहा है, 368 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर रहा है। जब दोनों चीजें अलग अलग रोड पे दोनों चल रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा? भाई कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ना जब एक एक दूसरे के सामने आएंगे। जब ये दोनों अलग अलग रोडों पे जा रहे हैं तो सामने क्यों आएंगे? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट केस आया स्टूडेंट, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। कौन सा केस है स्टूडेंट? सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965। एक बार स्टूडेंट चेक कर लेना, आई थिंक 64 है ये 64 है। बार मैं कंफर्म कर दूंगा स्टूडेंट, तो एक बार चेक कर लेना आप ना डेट। कई बार मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट। देखिए अब इसमें इशू क्या था कि वहां पे इस टाइम पे एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। कौन सा? 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 में आया था ये। 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961। उसमें लैंड रिफॉर्म की बात करी गई थी। किसकी बात करी गई थी? लैंड रिफॉर्म की। समझ गए स्टूडेंट? किसकी बात करी गई थी? लैंड रिफॉर्म की। तो उसके ऊपर था कि क्या वैलिड है क्या। तो जजमेंट, वापस से जजमेंट क्या है कि बस शंकरी प्रसाद डॉक्ट्राइन से हो गया था कि उन्होंने बोल दिया था 368 ग्रेटर देन 13 है, मतलब ये भी सही है। तो बोल रहे हैं आर्टिकल 368 ग्रेटर देन 13। तो 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 भी क्या है? वैलिड है। उसको भी गवर्नमेंट, वो कोर्ट ने क्या बोला कि ये भी वैलिड है स्टूडेंट, वैलिड। तो इससे क्या पता चला? पार्लियामेंट पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट अगेन। उन्होंने अगेन कंफर्म कर दिया कि पार्लियामेंट जो पावर होती है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। तो दोनों में समझ में आया कि जैसे हमने शंकरी प्रसाद केस देखा या सज्जन सिंह केस देखा, दोनों में क्या बोला गया कि आर्टिकल 368 ग्रेटर देन आर्टिकल 13, कि भैया पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है चाहे से वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो या नहीं करता हो। चलिए स्टूडेंट आगे चलो, नेक्स्ट केस देखते स्टूडेंट। अब देखेंगे स्टूडेंट, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967।
कौन सा केस देखेंगे स्टूडेंट? आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, टोटल बेंच में कितने जज बैठे थे उस टाइम पे? 11 जजेस। ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए मेंस में लिखने के लिए। कितने जजेस बैठे थे स्टूडेंट? 11। और डिसीजन कितने आया था? 6-5 के स्प्लिट वर्डिक्ट से आया था। मतलब 6 लोगों ने कुछ बोला और 5 लोगों ने कुछ, तो जाहिर सी बात है 6 लोग जीते होंगे। अब इन्होंने क्या वो दिया, यहाँ पे इन्होंने पूरा गेम बदल दिया। जो शंकरी प्रसाद केस था, सज्जन सिंह केस था, उसमें बोल रहे थे ना 368 ग्रेटर देन 13, बट आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में क्या हुआ कि इन्होंने बोल दिया फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन 368, मतलब आर्टिकल 13 ग्रेटर देन 368। इन्होंने पूरा वर्डिक्ट ही चेंज कर दिया। मतलब पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, इन्होंने बोल दिया पार्लियामेंट कभी भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। समझ में आया? पार्लियामेंट कभी भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। तो इन्होंने क्या बोला? फंडामेंटल राइट आर सैक्रोसेंट एंड ट्रांसेंडेंटल, मतलब इनको कोई भी टच नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट को। ये सैक्रोसेंट है स्टूडेंट, ये टच नहीं कर सकते इनको। आर्टिकल 13 एक्ट इज लिमिटेशन ऑन पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर। आर्टिकल 13 लिमिट लगाएगा किस पे? 368 पे। क्या आप अपनी मर्जी से कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते हो? आर्टिकल 13 उस पर लिमिट लगा देगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? इन्होंने कैसे पूरा वर्डिक्ट बदल दिया। लेकिन यहाँ पे एक डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोला गया था प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। क्या बोला गया स्टूडेंट? प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। तो देखो मैं बता देता हूं आपको प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव बेसिकली क्या होता है ना स्टूडेंट कि ये कब आया? केस 1967 में आया। 1967 में आया। प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है कि इससे पहले जितने भी केसेस में कुछ भी हुआ हो उस पर ये केस नहीं लगेगा। मतलब अगर मान लो पहले जो भी अमेंडमेंट एक्ट हो गई है उस पर अब कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसे कैसे रहेगा। अब जो आने वाले टाइम पे होगा ना उस पर ये मतलब कानून लगाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। और रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट? रेट्रोस्पेक्टिव कि पहले के कानून पे भी लगाया जाएगा। समझ गए? अब जाहिर सी बात है 1951 का फैसला हो गया, 1964 का फैसला हो गया सज्जन सिंह केस वाले का। अब अगर वहां लगाएंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो रिफॉर्म करके कुछ ना कुछ वहां पे बना दिया होगा। अब कैसे चेंज होगा? तो इसलिए इसको क्या बोला? प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। क्या बोला गया? प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। और रेट्रोस्पेक्टिव होता है जो पीछे से लगाया जाता है। तो जजमेंट अप्लाई ऑन द फ्यूचर अमेंडमेंट, पास्ट अमेंडमेंट रिमेंड वैलिड। तो बोला पास्ट को नहीं छोड़ा जाएगा, वो वैलिड रहेगी, लेकिन फ्यूचर के लिए लगाया जाएगा। इसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव। समझ गए? तो पार्लियामेंट पावर अंडर आर्टिकल 368 डिक्लेयर्ड लिमिटेड। तो पार्लियामेंट ने पावर डिक्लेयर क्या कर दिया? 368 डिक्लेयर क्या कर दिया? लिमिटेड। तो होप सो आपको स्टूडेंट तीनों केस समझ में आए होंगे। तो हमने आज कौन कौन से केस पढ़े स्टूडेंट? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, आईसी गोलकनाथ और स्टेट ऑफ पंजाब। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप इंदिरा गांधी की कहानी बताऊंगा आपको इमरजेंसी वाला टॉपिक में, और वहां पे सबसे बड़ा केशवानंद भारती केस देखेंगे हम, उसके बाद मिनवेरा मिल्स केस भी देखेंगे स्टूडेंट। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब तक लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। डाउट आता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं स्टूडेंट, या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको रिप्लाई करूंगा जरूर। नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। और लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।